हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बेटा आप ही के चैनल सौरभ साइंस पे। और लास्ट बेटा हमने डिस्कस किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स के दो क्लासिफिकेशन थे जिनमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है, यानी कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटलॉइड्स के अलावा थर्ड जो अपना टाइप आता है, दैट इज द फिजिकल स्टेट। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं एक बार गो थ्रू करवा देता हूं कि एलिमेंट्स जो थे, प्योर सब्सटेंस के दो क्लासिफिकेशन थी, वन इज एलिमेंट एंड अनदर वन इज कंपाउंड। तो एलिमेंट के अंदर हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे। वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड नेक्स्ट है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ये हम दो प्रॉपर्टीज, दो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली है, जो कि वन इज द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये तीनों चीजें हमने स्टडी कर ली है। जिन बच्चों ने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो में जाकर के ये तीनों चीजें आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं। वो डाउट्स आपके किसी भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, इसमें भी बेटा तीन फर्दर और टाइप्स हैं, दैट इज द सॉलिड स्टेट, ये तो आप सब जानते हैं, लिक्विड एंड गैस। देखो एलिमेंट्स जो होते हैं टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इस 118 एलिमेंट्स को आपने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की फॉर्म में क्लासिफाई कर दिया था कि इतने मेटल्स है, इतने नॉन मेटल्स है, इतने मेटलॉइड्स हैं। ये वाली प्रॉपर्टी शो करने वाले मेटल्स होंगे, इस तरह की प्रॉपर्टी शो करने वाले नॉन मेटल्स होंगे, एंड जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे वो मेटलॉइड्स होंगे। अभी हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस भी बता सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट जो है रूम टेम्परेचर पे बेसिकली सॉलिड स्टेट में मिलता है तो उसको सॉलिड की क्लासिफिकेशन में आप डाल देंगे। अगर रूम टेम्परेचर पे वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है तो आप वो जो है लिक्विड स्टेट में डाल देंगे। अगर रूम टेम्परेचर पे आपको गैस फॉर्म में मिल जाता है तो आप गैसियस स्टेट के अंदर आप उसको डाल देंगे। तो कौन कौन से वो एग्जाम्पल्स है, चलिए इनको हम देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर मिलने वाले एग्जाम्पल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे जो हैं आपको बेसिकली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में मिलने वाले हैं। लिक्विड स्टेट की अपन बात करें तो लिक्विड स्टेट में मिलने वाले लाइक हाइड्रोजन, सॉरी, लिक्विड स्टेट में मिलने वाले आपको जो होंगे ब्रोमीन एंड नेक्स्ट मरकरी, ये आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। और गैसियस स्टेट में मिलने वाले हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं आपको गैस फॉर्म में मिलेंगे। ब्रोमीन और मरकरी का तो मैंने आपको कहा भी था, ब्रोमीन का तो मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत लो है, यानी -78 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और मरकरी का भी जो है मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा लो है, और इसका भी -38 डिग्री के अराउंड जो है मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये सारे सॉलिड हो गए, ये लिक्विड हो गए और गैस हो गए, मतलब टोटल 118 एलिमेंट्स को ही आप जो है क्लासिफाई कर सकते हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये क्लासिफिकेशन के टाइप्स हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और हमारा जो एलिमेंट वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए अब प्योर सब्सटेंस का जो दूसरी कैटेगरी थी, दैट इज द कंपाउंड्स, हम उसको समझते हैं। आइए
देखिए, तो अब जानते हैं बेटा हम कि प्योर सब्सटेंस का दूसरा टाइप क्या है जी, कंपाउंड है। प्योर सब्सटेंस में आपको रिकैप करवा दूं, प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल से बने हों, उन्हें प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एटम्स के लिए हमने एलिमेंट्स की स्टडी कर ली है, अब मॉलिक्यूल्स के लिए हमें कंपाउंड की स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि जो प्योर सब्सटेंस हम स्टडी कर रहे थे पहले, प्योर सब्सटेंसेस, इसको हमने दो फॉर्म्स में क्लासिफाई किया था। वन इज द एलिमेंट एंड अनदर वन इज कंपाउंड्स। ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, इसका क्लासिफिकेशन हमने अभी अभी देखा था और ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। कंपाउंड्स को भी बेटा आप दो फॉर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, एंड दूसरा आता है इसका बेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। सोर्सेज के बेसिस पे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो अगेन दो पार्ट्स में। वन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अनदर वन इज इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इसको तीन फॉर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज द एसिड्स, देन बेसिस एंड देन सॉल्ट्स। ये सारे के सारे जो कंप्लीट हैं कंपाउंड्स के पार्ट्स, आज हम इसी वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बेटा, मैं काफ़ी बार ये नोटिस कर रहा हूँ, काफ़ी वीडियोज़ में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से देखते भी हैं और कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, बट आपको अगर पसंद आ रहे हैं, यू आर गेटिंग द नॉलेज, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये रेकमेंड कीजिए ताकि वो भी जो है इन वीडियोस की हेल्प से अपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लें। और जैसे ही आप वीडियो देखते हैं बेटा, लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कंपाउंड्स के सोर्सेज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। चलिए, तो चलिए बेटा कंपाउंड्स स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले ये समझना है और उसके बाद में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो कंपाउंड्स बेसिकली आप कह सकते हो these are formed by the elements when they combined केमिकली। अगर वो केमिकली कंबाइन करते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को कंपाउंड कहा जाता है। अगर वहां पर केमिकली कॉम्बिनेशन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के इट विल फॉर्म ए कंपाउंड, तो दिस इज नोन एज, ये तो कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया। ये आप कह सकते हो कि ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ये भी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ही है, ये कंपाउंड हो गया। तो बेसिकली एलिमेंट्स आपस में केमिकली जुड़ करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो एलिमेंट ही आपस में जुड़े, दो से ज्यादा एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन होते हैं और एक न्यू जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां पर जो कंपाउंड की बेटा प्रॉपर्टीज जो रहती हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये कंप्लीटली डिफरेंट होती है अपने जिन एलिमेंट से ये फॉर्म हुआ है। जैसे मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O बना है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O बनाए। तो हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, ऑक्सीजन जो है सपोर्टर ऑफ कंबशन है, लेकिन H2O जो है इट विल एक्सटिंग्विशेस द फायर, ये फायर को एक्सटिंग्विश करता है। तो देयर इज नो नेसेसरी, ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। और ये 100% अपन आप कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं, जो कंपाउंड फॉर्म होगा, जिन एलिमेंट से फॉर्म होगा, वो 100% अपनी खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी रखेगा और एक नई प्रॉपर्टी रखेगा। वो बिल्कुल भी अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाला है। जबकि आप मिक्सचर में पढ़ेंगे कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। कंपाउंड के लिए आपको इतना जानना है कि कंपाउंड वो सब्सटेंसेस हैं जो केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से बने होते हैं और इनकी अपनी एक नई प्रॉपर्टी होती है। इट विल डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। और आप इनको किसी फिजिकल मेथड से भी आप रिमूव नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बताया था। तो कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसके दो पार्ट्स में, वन इज दी ऑर्गेनिक एंड अनदर वन इज इनऑर्गेनिक। तो हमने देख लिया है कि कंपाउंड क्या होता है, कैसे ये बनता है। अब हम इसके कुछ क्लासिफिकेशन जो अभी अभी आपने जो है देखे हैं उनको हम समझते हैं। चलिए, तो कंपाउंड के दो टाइप्स हैं। आप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज के आधार पर आप कह सकते हैं, वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दूसरा होता है बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के बीच में डिफरेंस देखिए। दीज आर obtained from plants and animals. These contains carbon with hydrogen and some other elements also। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल्स इसमें CH4 जो रहेगा दैट इज आप इसको कह सकते हैं मीथेन। आप इसके अलावा और भी कंपाउंड्स आप कह सकते हैं, जैसे कि CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसके अलावा और भी आप कंपाउंड्स यहां पर कह सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल C4H10 ब्यूटेन। These all compounds are the organic compounds। आप यहाँ पर देखो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन की है। आप वीडियोस को पॉज करके आप अपने डेफिनेशंस को लिख सकते हैं, अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। These are obtained from the plants and animals। जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं कि प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। एंड दीज कंटेन कार्बन्स विद हाइड्रोजन, और इनके अंदर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन रहेगा विद कार्बन, यानी कि आपको CH बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये जो CH बॉन्ड जो होता है अगर आपको मिलता है तो मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो एक मैंडेटरी हो जाता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर जो मैंने CH बॉन्ड वाले जो एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, CH4 यानी मीथेन, CH3COOH एसिटिक एसिड, C4H10 ब्यूटेन, और भी बहुत सारे कंपाउंड, जैसे कि आप देखते हो कर्ड जो है लैक्टिक एसिड, ये भी एक तरीके का ऑर्गेनिक है। ग्लूकोज एक तरीके का ऑर्गेनिक है। तो बेंजीन एक तरीके का ऑर्गेनिक है। पेट्रोल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक मिक्सचर है। तो यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कंपाउंड्स है जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिल रहे हैं।
और उनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्पेशली प्रेजेंट होता है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि केवल कार्बन हाइड्रोजन ही हो, इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन का ही है केवल तो ये ऑर्गेनिक हो गया, बट जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ रहा है CH3COOH के अंदर, एसिटिक एसिड, तो ये भी आपका जो है क्या रहेगा, ऑर्गेनिक ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर CH बॉन्ड भी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये डेफिनेशन हो जाती है। इसके साथ ही साथ के अंदर हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी देख लेते हैं कि क्या होते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कहां से ऑब्टेन्ड होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। ये रॉक्स और मिनरल से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, और इसके अंदर एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे NaCl, जिसको आप टेबल साल्ट कह सकते हो, इसका जो केमिकल नेम है वो सोडियम क्लोराइड है, सब बच्चे जानते हैं। और NaCl के अलावा और भी बहुत से कंपाउंड्स है, जैसे NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसके अलावा आप NH3 देख सकते हो, अमोनिया। इसके अलावा CO2 जो है ये भी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो यहाँ पे और भी बहुत से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिल जाते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे जो हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक हैं। और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो एक डिफरेंस ये भी बन जाता है, दे डज नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो आप बेसिकली यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स मेनली मेंशन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये मेंशन कर सकते हैं, दीज कंपाउंड्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप इनऑर्गेनिक के अंदर मेंशन कर सकते हैं, दीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। इसमें मेंशन कर सकते हैं, दे कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दे डजंट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इनके भी ये जो है एग्जांपल्स हैं, और इसके अंदर भी आप थर्ड पॉइंट में एग्जांपल्स जो हैं डाल सकते हैं। तो बेसिकली आप 3 पॉइंट्स डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में बहुत बढ़िया डिफरेंस यहाँ पर बनने वाला है। तो ये तो बेटा कंपाउंड्स के कुछ टाइप्स थे, और नाउ अपन नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के अलावा जो हमारा नंबर 2 क्लासिफिकेशन था। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज था। सोर्सेज का मतलब हो गया कि कहां से हमें मिल रहा है ना, तो वो उसी बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर चुके हैं। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट आता है आपका पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। देखिए एसिड्स और बेसेस और सॉल्ट्स जो हैं इनमें क्या डिफरेंस है। हालांकि इसमें हम बहुत ज्यादा तो एसिड बेस का नहीं पढ़ने वाले हैं, और ये एसिड बेस और सॉल्ट आप क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, मैं आपको बिल्कुल रिकॉल करवा दूंगा। लेकिन हम इसमें बहुत ज्यादा ब्रॉड मैनर में नहीं स्टडी करेंगे, बिकॉज आप इसको 10th क्लास में फर्दर स्टडी करने वाले हो। अगर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है तो कंप्लीट ये चैप्टर है क्लास 10th में, और ये नेक्स्ट आप जो है क्लास 10th के मेरे वीडियोस में जाकर के आप एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स को भी कंप्लीट स्टडी आप कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि क्या एसिड्स होते हैं, क्या बेसिस होते हैं, क्या सॉल्ट्स होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, सोर इन टेस्ट। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट, यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। और इनका टेस्ट यानी कि सॉल्ट्स जो हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, है ना। यहाँ पर सॉल्ट्स का जो फॉर्मेशन, सॉल्ट्स हम सेपरेट पढ़ेंगे, यहाँ पे एसिड्स और बेसिस का डिफरेंस हम देख रहे हैं, इनके लिए अलग पॉइंट रहने वाला है ना। सेम पॉइंट नहीं रहेगा कि भाई टेस्ट और टेस्ट बिटर, टेस्ट सोर। साल्ट्स का हो सकता है कि सोर भी हो, बिटर भी हो सकता है, बिकॉज साल्ट्स कैन बी एसिडिक सॉल्ट ऑल्सो, कैन बी बेसिक साल्ट ऑल्सो। तो इसको हम थोड़ा सा
सेपरेट स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं एसिड्स और बेस के बीच में। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि ये सोर टेस्ट के होते हैं, है ना। इनका जो है टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है। जैसे कि कर्ड खट्टा होता है ना, लेमन खट्टा होता है, डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स। अब बेसिस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं, इनका कड़वा जो है टेस्ट होता है, ठीक है। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर एक एसिड को हम टेस्ट करके ही पता करें। सम ऑफ दी एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, है ना, कोरोसिव नेचर के होते हैं, तो उनको आप टेस्ट करके पता नहीं कर सकते। तो उनके लिए अपन क्या बोलेंगे, आप ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी अर्हेनियस थ्योरी, अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि जो H+ आयंस या फिर आप कह सकते हो H3O+ आयंस फर्निश करते हैं, किसमें, फर्निश इन एक्वस सॉल्यूशन। उन्हें भी क्या बोला जाएगा, जो है एसिड्स कहा जाएगा। ऐसे ही बेसिस के अंदर बोलेंगे which furnishes OH- ions, which furnishes OH- ions are also are called as base। ये अर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से भी आप ये कह सकते हो कि अगर जो H+ आयन को बोला जाता है हाइड्रोजन आयन, H3O+ आयन को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। और अगर ये फर्निश करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अभी एक्वस सॉल्यूशन क्या है इसको हम थोड़ा सा और डिटेलिंग में जानने वाले हैं आगे मिक्सचर्स के अंदर। मिक्सचर जब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, आप देख लीजिएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। जो वाटर सॉल्युबल्स होते हैं उनको एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। वाटर के अंदर जिनको मिक्स किया जाता है दैट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप वाटर में डालते हैं एसिड्स को, दे विल शो दी H+ एंड H3O+ आयंस फर्निशेस H3O+ आयंस, हाइड्रोनियम आयंस, उन्हें एसिड्स कहा जाएगा। और जो OH- आयंस फर्निश करते हैं उन्हें जो है बेसिस कहा जाएगा। तो ये पार्ट हुआ। इसके अलावा आप एसिड्स के अंदर क्या कह सकते हैं, pH वैल्यू इज लेस देन 7, और बेसिस में आप कह सकते हैं pH वैल्यू इज मोर देन 7। तो pH क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को मेजर करने वाला होता है। और यहां पर pH वैल्यू जो रहती है, मतलब ऐसा एक इंडिकेटर होता है जो शो करता है कि अगर एसिड है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी उसकी pH वैल्यू है। जितनी लेस pH वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जितनी ज्यादा pH वैल्यू होगी वो उतना ही बेसिक नेचर के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर 7 से कम जो एसिड्स होते हैं जनरली उनकी 7 से कम pH वैल्यू होती है, और जितनी कम होगी 7 से उतना एसिडिक है। और 7 से ज्यादा वैल्यू रहती है तो मतलब वहां पर वो मोर जो है बेसिक यहां पर हो जाता है। तो बेसिकली टोटल 14 होते हैं वहां पे। 7 पे क्या रहेगा, 7 पे न्यूट्रल रहेगा, जो हम साल्ट्स में देखने वाले हैं। तो ये सारे एसिड्स और बेसिस के बारे में हो गए कि एसिड्स क्या हैं, किन को एसिड्स कहा जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स यहां पर देख लेते हैं, एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स। देखिए एसिड्स जो हैं लाइक HCl एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फोस्फोरिक एसिड। और भी आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, H3PO4 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HF हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर एसिड्स के देख सकते हैं। इसके अलावा ये तो सारे मिनरल एसिड्स हो गए। ऑर्गेनिक एसिड्स में भी एसिटिक एसिड अभी भी अपन ने ऑर्गेनिक के अंदर एग्जाम्पल देखा था, लैक्टिक एसिड है ना, टार्ट्रिक एसिड, ये भी एसिड्स के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और सभी एसिड्स जो हैं हाइड्रोजन आयन फर्निश करते हैं। अब वो कितने, कुछ कम करते हैं कुछ ज्यादा करते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है ना। लेकिन एसिड्स क्या हैं, जो H+ आयन फर्निश करेंगे वो एसिड्स हैं। और बेसिस के लिए आप एग्जांपल्स में क्या ले सकते हैं, NaOH यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH बहुत बढ़िया एग्जांपल है, MgOH होल ट्वाइस बहुत बढ़िया एग्जांपल है ना। और इसके अलावा
आपके यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी जो है बढ़िया एग्जाम्पल है। तो ये सारे जो है बेसिस होते हैं, जो जो हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करेंगे उनको बेसिस कहा जाएगा। चलिए सॉल्ट्स हम देखते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय reaction of acids and bases। एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन से फॉर्म होते हैं सॉल्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि अगर एसिड जो होगा वो अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि H2O बनाएगा। इसमें एक एग्जांपल आप देखिए, एग्जाम्पल होता है यहाँ पर HCl प्लस बेस हो जाता है NaOH। बहुत सिंपल सी मैं यहाँ पर रिएक्शन ले रहा हूँ, HCl और NaOH बनाएगा NaCl, और साथ ही साथ में ये फॉर्मेशन करेगा H2O का। तो यहाँ पे NaCl जो हो गया वो आपका सॉल्ट हो गया और वाटर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। जो सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली जो है तीनों तरह के हो सकते हैं। it can be neutral salt also, it can be acidic salt also and it can be the basic also। ठीक है, ये अब ये डिपेंड किस पे करता है कि ये एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा, ये न्यूट्रल होगा। देखो जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, अगर आप एसिड और बेस की रिएक्शन कर रहे हो, एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनने वाला है। अगर स्ट्रेंथ बेस की ज्यादा है तो यहाँ पर ऑब्वियसली बेसिक सॉल्ट बनने वाला है, और दोनों की बराबर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो यहाँ पर जो है न्यूट्रल सॉल्ट बनने वाला है। तो इस तरीके से जो है सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, और सॉल्ट्स अलग अलग तरह के होते हैं। सॉल्ट केवल वही नहीं होता जो आप घर पे खाते हो, उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उनको भी सॉल्ट ही कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर बिल्कुल घर पे खाने वाले सॉल्ट का आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यानी कि टेबल सॉल्ट हो जाएगा आपके पास में। इसके अलावा यहाँ पर होगा Na2SO4 भी सोडियम सल्फेट एक तरीके का सॉल्ट हो गया। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 भी एक तरीके का सॉल्ट हो गया। इसके अलावा मैग्नीशियम कार्बोनेट भी जो है MgCO3, ये भी आपका सॉल्ट हो गया। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो हैं सॉल्ट्स हैं एसिड्स और बेस के रिएक्शन से बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपका एसिड्स और बेस भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अगर आपको अभी भी जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और एसिड्स बेस के अंदर भी कुछ डाउट है तो भी आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बिल्कुल किसी भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके डाउट्स को लेकर आया जाएगा, उन डाउट्स का सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। और भी मैं बहुत सारे बेटा शॉर्ट्स डालते हुए रहता हूँ जिसमें बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं आपसे शेयर करता हूँ और आपसे पूछता हूँ, और फर्दर कुछ शॉर्ट्स के अंदर उनके आंसर्स भी करता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक और नॉलेजेबल टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं। तो आप वहाँ पे जाकर के उन डाउट्स को भी अपने क्यूरियोसिटी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं उनको सॉल्व करके। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे मिक्सचर्स के टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच बेटा।